ओके, सो आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएससी का सैम्पल पेपर 2024 का सोल्यूशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप है, आपको पता होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज -1 2, तो ए की वैल्यू है -1 2, ठीक है, और ये बी से मल्टीप्लाई हुआ है जो है आपका 1 -2 0 3, ठीक है। और इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। तो मैंने आपको मैट्रिक्स में सिखाया था कि अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस बी, इसका सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट है a माइनस बी, सेकेंड है a प्लस बी, थर्ड है ए बी और फोर्थ है बी ए। अब ध्यान से समझ जाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऑर्डर सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन होती है, अभी बताता हूं। जैसे इसका ऑर्डर है 1:2, ये ऑर्डर कहलाते हैं, और इसका ऑर्डर है 2:2। तो अगर ए भी हो रहा है तो इसका ऑर्डर है 1:2 और दूसरे का ऑर्डर 2:2, ये सेम है, यानी इसका कॉलम इसकी रो सेम है, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यही उल्टा होता है जैसे 2:2 और 1:2, तो ये सेम नहीं है, तो यानी बी ए परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन है सी। तो हमारा फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ए बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका इफ x² + kx + 6 = x - 2 or x - 3, so for all value of x then find the value of k की क्या वैल्यू होगी। तो हम देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। कोई आ रहा है x² -3x - 2x + 6, तो x² कर लो -5x + 6। ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन था -5, बी ऑप्शन था -3, सी ऑप्शन था -2 और डी ऑप्शन था 5। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप कंपेयर कर सकते हो, के की जगह क्या लिखा है -5 लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, सेकंड को की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर है ए -5। तो आपको दो चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा वो क्या आंसर वो बताता है, ठीक है। ओके, अ रेक्टेंगुलर परचेज एन आइटम, अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल इट टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब ध्यान से सुनना, उसने खरीदा कितने में, इसके लिए जो कॉस्ट पड़ा है दैट इज 1500, और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब वो कस्टमर को बेच रहा है तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कितना, 10% का। तो 10% ऑफ 1500 और कुछ नहीं 150 रुपीज होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे इसमें जरूरत नहीं होती। द सेल्स आर इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट बोले तो एक होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। और इसमें जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी रेट है 10%, ठीक है। 10% जीएसटी है। द अमाउंट ऑन जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। देखो इसके दो तरीके हैं। पहले उसने खरीदा 1500 में, तो 1500 को आप 10% निकालो, जो कि हो गया मैंने आपका ऑलरेडी 150 आएगा। ये जीएसटी है जब इसने खरीदते वक्त दिया होगा, 150 ने पड़ दिया। इधर प्रॉफिट अर्न करा 150 रुपये का, और फिर 150 रुपये आप 1500 में जोड़ोगे, जो कि आंसर आएगा 1650, 1650। इसका फिर से 10% निकालोगे, जो कि आंसर आएगा 165। इसने पहले कितना दे दिया? इसने पहले दे दिया, यानी वो हुआ इनपुट जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी कितना दे चुका है? 150। आउटपुट जीएसटी से बाहर से मिला वो कितना है? 165। समझ में आ रहा है? मतलब उसमें अगर मैं बोलूँ जीएसटी, अगर हम बात करें आउटपुट इनपुट जीएसटी की, तो इनपुट जीएसटी क्या होगा? इनपुट जीएसटी होगा 10% ऑफ 1500। दैट इज इनपुट जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ रिटेलर, मतलब रिटेलर जो कर रहा है। तो दैट इज, आप करके भी देख सकते हो, 150 रुपीज। और उसने प्रॉफिट के साथ में जगह जो सेलिंग प्राइस सेट करा दैट इज 1650। तो इस पे जो जीएसटी मिलेगा वो कौन सा जीएसटी होगा? आउटपुट जीएसटी।
आउटपुट जीएसटी कितना लगेगा 10% ऑफ 1650 165 करके देख लेना, सॉल्व करना। तो आउटपुट जीएसटी ज्यादा तो जीएसटी पेबल होगा, और कितना जीएसटी होगा क्योंकि द अमाउंट जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर कितना जीएसटी पे कर रहा है 165। अगर वो ये पूछता, ध्यान देना, अगर वो ये पूछता कि जीएसटी पेड बाय द कस्टमर या जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द गवर्नमेंट, अगर वो कहता है गवर्नमेंट को कितना दिया तो कितना आता, तब आंसर आता आपका 10% ऑफ 150, प्रॉफिट का 10%। हमेशा याद रखना, अगर मैं आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी की बात करूँ तो इसमें से माइनस करोगे जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब जो जीएसटी उसने पे करा होगा, तो 15 रुपये आ रहा है और 15 ही आ रहा है ना, 10% करेंगे तो 160, ठीक है, सही है। अभी यहाँ पे कितना पे कर रहा है 165। नेक्स्ट है, इफ द रूट ऑफ अ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा आंसर लिखना है डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है ₹165। इसके बाद वाला है इफ अ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6k आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से 1 है, जो उसके साथ होता है उसे a कहते हैं, a की वैल्यू 1 है, b ये है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू k है। तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी बोले तो k, तो 36 आएगा, -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 36 ग्रेटर देन 4k काट दोगे तो 9, यानी 9 से k की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, तो ऑप्शंस में डी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, वी जिससे कि रूट के सॉरी इक्वल नहीं होता, वो तो इक्वल कर रहा है, तो 9 से छोटा, तो इसका डी ऑप्शन है लेस देन 9, ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस इज योर लेस देन 9, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी। अब क्या गिवन है, 1 4 9 60, ये फर्स्ट है, ये ऑप्शन नहीं बता रहा। सेकेंड है √3, 2√3, 3√3, 4√3 और ऐसे जा रहा है। सेकेंड सी है 8 6 4 2 और ये जा रहा है। अब ध्यान से देखो, 1 में 4 आने के लिए क्या जोड़ो 3, फिर 3 में 4 में 3 जोड़ो तो 9 आ रहा है, तो ये तो एपी हटा दो पहले। तो √3 में 2√3 आने के लिए √3 जोड़ा, 2√3 में 3√3 आने के लिए एक और √3 जोड़ा, तो ये सही है। या इसमें से इसे माइनस करो, √3 आ रहा है, इसमें से इसे माइनस करो, √3 आ रहा है। 6 में से 8 माइनस करो, -2 आएगा, 4 में से 6 माइनस करो, फिर से -2 आएगा, तो ये दोनों एपी है। तो क्या है, कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2 and 3, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स, और यहाँ है वर्ड 6 and 12 18 and और 6, ठीक है। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई where x is proportional to y, x is proportional to y। अब proportionality के लिए इन्होंने ये दो वैल्यूज दे दी है, proportionality के लिए हमने क्या करा है, दो वैल्यूज दे दी। तो हम proportional का मतलब क्या होता है, x is proportional to y, सिंपल, ये तो मतलब होता है, यानी x इक्वल टू y। अब proportional में हटा दो तो x अपॉन y जो होगा वो क्या होगा, यानी x अपॉन y की वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप सिंपल सा निकाल सकते हो, 6/m इक्वल टू 12/18। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 18/12, 6 3 6 2 2 3 तो m की वैल्यू क्या है 9। और यहाँ से अगर 12/18 इक्वल्स टू n/6 करोगे तो यहाँ से 12 इंटू 6/18 आएगा, तो 12 6 2 6 3 3 2 तो 4 आएगा। तो n की वैल्यू आ रही है 9 और n की वैल्यू आ रही है 4, और ये ऑप्शन नंबर है सी
n इक्वल टू 9, कॉमा n इक्वल टू 4। ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, ये P है। अगेन ये 90 डिग्री दिखा रखे हैं, ये भी 90 है, ये Q है, ये S है, ये R है। अब इन अ गिवन फिगर ABC इज सिमिलर टू PQR। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है। और AD अपॉन PS इक्वल टू 3/8 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD रेशियो QS? तो वो भी 3/8 ही हो, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, देखो आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो क्या होगा बताओ? उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो वही सेम प्रोपोर्शन पास होगा उसमें भी, एल्टीट्यूड्स में भी। भाई देखो, अगर पूरे ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एल्टीट्यूड भी तो सिमिलरिटी उसी प्रोपोर्शन में जाएंगे, क्योंकि आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात कर लूँ तो चलो अभी उसको करना है तो करो। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना। ये क्या होगा? इनकी साइड से प्रोपोर्शन। अब मैं वो जो प्रोपोर्शन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। सारी साइड से होता है, ये सिमिलैरिटी का प्रूफ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा हाफ बेस है BC इंटू हाइट है AD। इतनी बात समझ रहे? हाफ इसका बेस है QR इंटू PS इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये कट गया, ये कट गया, एक BC इधर, एक BC इधर, ये काट दो, एक BC इधर, एक ये काट दो, तो AD अपॉन PS क्या है? BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR क्या होगा? जो AD अपॉन PS है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब जो BC अपॉन QR होगा वो AD अपॉन PQ होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? C, 3:8। ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है। ऐसा दे रखा है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे और एक डॉटेड लाइन से ऐसा बना रखा है और यहाँ बताया इन्होंने ऐसे मोड़ है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। शेप piece of hard board is rotate completely about its hypotenuse। hypotenuse को पकड़ लिया और उसे मोड़ घुमा रहे। As shown in a diagram, the solid is formed is always a single cone, double cone। ठीक है, which segment is valid? Only one, only two। तो पहला segment है सिंगल कोन बनेगा, दूसरा segment है डबल कोन बनेगा। तो वो पूछे कौन से segment सही है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही गलत है। तो ध्यान सुनो, जब आप एक राइट एंगल को घुमा रहे हो तो थिंक अबाउट दिस, एक ऐसा शेप बन रहा है। अगर ये राइट एंगल कुछ ऐसा होता, ध्यान से सुनो, ऐसा, ठीक है, और मैं आपको कहता किस साइड पे आप घुमा रहे हो तो कौन बनता? सिंगल। ठीक है, पर जब आपने इस पे घुमाया तो आप देख पा रहा है ये एक कोण बनेगा 2 में और एक ये कोण बनेगा, तो कितने कोण बनेंगे? 2। इसका ऑप्शन नंबर होगा B, ओनली 2। यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कितने कोण बनेंगे? 2। एक कोण नहीं बनेगा, 2 कोण बनेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम कर लेते हैं। ऑप्शंस नंबर पे ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं ऑप्शंस मेंशन कर रहा हूँ प्लीज उसी तरीके से मेंशन करिएगा ऑप्शंस, वरना कई बार ऐसा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जब आप ऑप्शन मेंशन करो तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जो आपका ऑप्शन नंबर है वही आपका ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जब B है पर यहाँ लिख दो आप दूसरा ऑप्शन, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, दी मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, गेम में खेलना कि आंसर सही लिख रहा है, ऑप्शन कुछ और लिख रहा है, कह रहे मैंने तो 2 लिखा है, डी में मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 इवेंट है, ये तो ओरल हो जाएगा। इवेंट है द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, तो भाई ईस्ट से ही होता है। ठीक है, बी इवेंट है
इट विल रेन ऑन मंडे। अभी तो वो नहीं भी है, अभी तो ठंडा पड़ रहा है, फॉग होता था महान पर। चलो, फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, ये तो होता है, ठीक है, ये तो आज ही होता है, इसी साल है। ओके, विच ऑफ द above event has a probability equal to 1? तो साफ पता है भैया, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, तो टुमारो तुम में से किसी ने काम तो करा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि तुम फेल होने वाले हो कल, तो ये तो होना ही होना है, वैसा वाला चीज़ है। तो कहते रहे क्या तू भाई, तू आ गया पूरा आज तो सूरज पश्चिम निकल होगा, पैसा तो कुछ सीन नहीं है, तो सूरज आपका ईस्ट से निकल रहा है, तो पहला इवेंट तो होना ही होना है, तो इसकी प्रॉबिलिटी, जो इवेंट होगा सक्सेसफुल, उसकी प्रॉबिलिटी हमेशा वन होती है। तो इवेंट डे की प्रॉबिलिटी वन है, इट विल रेन ऑन मंडे, माइट बी माइट नॉट बी, तो इसकी प्रॉबिलिटी वन नहीं हो सकती, वेदर फोरकास्ट देख के पता चलेगा, ठीक है। वो बस तो और सही नहीं होता है यार। ओके, बोथ इवेंट ए एंड सी, तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? बी ऑप्शन, बोथ इवेंट ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ स्केल एंड ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, द पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर से मिला के बनता है, इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते। सर्कम सेंटर जो बनता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन से बनता है। तो यहाँ पे केस में हम जो बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, एक सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से होके गुजरे, ऐसा बनाना है। तो इस पॉइंट के लिए जो इसका सर्कल होता है उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, क्योंकि इस फिगर को ही बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और जब सर्कल फिगर के अंदर आ जाता है तो उसे इन सर्कल कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, इन अ सर्कल विथ रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो मतलब अगर एक सर्कल है, वहाँ पे एक टेंजेंट है, तो पैरेलल टेंजेंट होने का रीज़न ही यही है कि वो एक दूसरे के अपोजिट फेजेस पे होंगी। अगर वो ऊपर नीचे कहीं भी है तो पैरेलल नहीं होंगी, बल्कि वो कैसी हो जाएंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस काइंड ऑफ। तो पैरेलल में ये एंगल क्या होना चाहिए, 90, और ये एंगल 90, ये हमेशा 90 बनेगा टेंजेंट्स में, बट आपस में पैरेलल होने के लिए ये वाली कंडीशन, यहाँ से ये डायमीटर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डायमीटर। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, यानी 2r, तो डिस्टेंस वहाँ पे 2r है, और बी ऑप्शन है इसका 2r। नेक्स्ट है एन ऑब्जर्वर, पहले फिगर बना देता हूँ, 1 2 और ऐसे 3, ठीक है। यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब ध्यान से देखो, जब गामा सबसे कम एंगल है क्योंकि सबसे दूर है, जितना आप उसके पास जाओगे एंगल बढ़ेगा। कोई भी चीज़ बड़ी ऊंची चीज़ के ऊपर आप पास जाते हो तो आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ बोले एन ऑब्जर्वर एट ई विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, फाइंड द थ्री एंगल ऑफ एलिवेशन सी डी ई अल्फा बीटा गामा इन द गिवन बी सी डी ई आर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशंस दे रखी है, पहली कंडीशन है 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें होता क्या है, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी 10 की वैल्यू होगी। तो अल्फा बड़ा है बिल्कुल बीटा से, तो ये सही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 बीटा इज लेस देन 10 अल्फा। एक बार चेक कर रहा हूँ बाकी कंडीशन में तो कोई, तो अल्फा बड़ा नहीं है बीटा से, तो ये कंडीशन फॉल्स है। सी कंडीशन देख लेते हैं, 10 गामा इज ग्रेटर देन 10 अल्फा, तो अगेन गामा बड़ा नहीं है अल्फा से, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। और लास्ट कंडीशन देखो, 10 अल्फा इज लेस देन 10 बीटा, जो भी ये भी फॉल्स है क्योंकि बीटा बड़ा नहीं है अल्फा से। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था, तो हम ए ऑप्शन को टिक करते हैं, 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12% डिविडेंड, फेस वैल्यू 10, शेयर्स आर एट
₹80, शेयर ऑफ कंपनी बी पेइंग 12% डिविडेंड ₹100, शेयर एट ₹100, इसे बोलते हैं एट पार। ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो था बिलो पार, और नीचे कंडीशन है शेयर एट कंपनी सी पेइंग 12% डिविडेंड ₹100, शेयर आर एट 190, इसे बोलते हैं प्रीमियम या अबव पार। तो यही पूछा है, शेयर ऑफ विच कंपनी एट आर एट प्रीमियम, तो कंपनी सी के हैं और ऑप्शन नंबर भी सी ही है, कंपनी सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन, तो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x प्लस ओ माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -6। तो यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ध्यान से देखो, जब ओरिजिन से पास करेगा जो लाइन, उसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो ये लाइन जो x इक्वल टू 5 है, ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे होती है देखा बताता हूँ, x इक्वल टू 5 यहाँ कहीं होगा, ये लाइन होगी x इक्वल टू 5, ऐसी y इक्वल टू -6 ये लाइन होगी, ये पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर बात आती है यहाँ पे, तो अगर आप इसे इक्वेट करते हो तो ये हो जाएगी 2y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसे 2 को यहाँ भेजोगे तो 2 यहाँ पे, तो ये y इंटरसेप्ट तो मिल रहा है, तो ये भी नहीं होने वाली। जहाँ पे x और y ही हों और एक कांस्टेंट फैक्टर चला जाए, जो कि अल्टीमेटली जाके जब y को mx प्लस सी की फॉर्म में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो क्या बनता है, y इंटरसेप्ट, वो इसमें है ही नहीं। तो ये है लाइन आपकी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। लास्ट, फॉर अ गिवन 25 वेरिएबल x1, x2, x3 and till x5, find the median of a given data. The variant need to arrange in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब मीडियन चाहिए तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ अरेंज डेटा। तो असर्शन भी सही है, क्योंकि जब तक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाओगे तो वो नहीं होगा, और उसका रीजन भी सही है, क्योंकि उसका मिडिल डेटा ही मीडियन होता है। तो बोथ असर्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। तो ये इसके ओवरऑल है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन से जो एमसीक्यू जो आपको आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके फिगर बन रखा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, साथ ही साथ मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ समझो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं इसका एक साइड फेस बना रहा हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये सिलेंडर है, और ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे ये टोटल साइड गिवन है, ये गिवन है 34 मीटर पूरी। फिर यहाँ पे गिवन है कि इसका डायमीटर 14 है। तो मुझे बताओ अगर डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 7। इधर भी इसका रेडियस कितना होगा, 7। तो 7 और 7 हटा दो, 40, तो ये बचा कितना, 20। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट पूछो या लेटा हुआ जो भी है वो आप पूछो तो आप बताओगे 20। उसके बाद ये 7 इसके रेडियस है। मजेदार बात क्या दे रखी है कि ये हाफ फील्ड है, ऐसा, ये इसमें पानी भरा हुआ है हाफ फील्ड में। तो मतलब इसकी ये दिखा जो रखा है ये फील्ड जो है ये 7 मीटर तक है, यानी इसके रेडियस तक ही फील्ड है। तो अब एक बात समझो, ये अगर ये हेमिस्फीयर है जो टेढ़ा लगा है और वो फिल है, तो ये हेमिस्फीयर ही बोलते हैं हाफ ऑफ द स्फीयर, और ये उसके रेडियस तक फिल है। तो ये भी तो हेमिस्फीयर का भी हाफ फिल है, तो ये हो गया 1/4 ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये भी क्या हो गया, 1/4 ऑफ इज द स्फीयर। तो 1/4 कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ स्फीयर नहीं हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये हेमिस्फीयर था ये हेमिस्फीयर था, दोनों मिला लो तो पूरा स्फीयर बनना चाहिए था। बट जब ये दोनों मिला दिए तो देखा आधे तक ही फील्ड है। मजेदार बात यहाँ बोल रखे, वॉल्यूम नहीं पूछे, या उन्होंने पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। तो ध्यान से समझिए, इसका कर्व सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में होगा, फ्लैट सरफेस एरिया की जगह पर तो हेमिस्फीयर जुड़ गए, तो फ्लैट को तो इंक्लूड करोगे ही नहीं।
तो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। ये समझ में आ रहा है? एक ऐसा शेप आपका पानी से टच है जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बट ये पूरा टच नहीं है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अभी भी क्या है, ड्राई। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ऊपर वाला पार्ट क्या है, ड्राई, नीचे वाला पार्ट में पानी है। तो अगर मैं बोलूं इन्होंने जो पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, जिसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया है और उसका आधा पार्ट पानी से है, आधा ये ऊपर वाला ड्राई है अभी, तो डिवाइड बाय 2 कर लिया, प्लस ये हेमिस्फीयर का हाफ है, ये भी हेमिस्फीयर का हाफ है, दोनों हेमिस्फीयर के हाफ हो जाएंगे 1/4 ऑफ द स्फीयर, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हेमिस्फीयर। तो फुल सर्कल का होता है 4πr², हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2πr²। तो दिस विल बी द फॉर्मूला जो आपको निकल के आएगा। अगर आप इसे कट करो तो यहां पे, ठीक है, तो पाई आर कॉमन है, h प्लस आर बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, हाइट था 20, रेडियस था 7, तो ये आ जाएगा 22, ये कट जाएगा इंटू 27। ठीक है, ये आएगा। So you can easily calculate the values. तो 2πr², πr कॉमन लिया तो ओके 2 भी तो रहेगा यहाँ पे, 2r भी रहेगा, 2r, तो ये हो जाएगा 2 × 7 दैट कम्स 14, तो ये तो हो जाएगा 34, 22 × 34 दैट कम्स 748 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मैं ये वाला रब कर रहा हूँ पार्ट पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपको पता होगा, आरडी अकाउंट भी कहते हैं इन्हें, फॉर 2 years, 2 years तो बोले, नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया, नंबर ऑफ मंथ हो गया आपका 24। तो 2 years की जब कहानी बोली है तो नंबर ऑफ मंथ हो जाते n = 24 मंथ। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं डिपॉजिट इतना, तो उसने डिपॉजिट कितना करा है, यानी डिपॉजिट अमाउंट कितना है 9600, ये डिपॉजिट करा है। ऑब्वियसली कुछ हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाला होगा उसने। ठीक है, तो कितने महीने तक डाला है, 24 महीने तक डाला है। तो सबसे पहले मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लो, तो लेट पी माना, तो पी क्या होगा, डिपॉजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, एंड दैट कम्स 9600 डिवाइडेड बाय 24, यही होगा। 4 से डिवाइड कर लो, 400 अमाउंट, तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास 400, ये वो पैसा जो आपने हर महीने थोड़ा जमा करा है। ठीक है, फिर वो आगे बोल रहे थे इफ द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 1/12 ऑफ द टोटल डिपॉजिट, इंटरेस्ट की कंडीशन क्या बोल रखी है, 1/12 ऑफ टोटल डिपॉजिट, ये फुल फॉर्म लिखना है, इंटरेस्ट इक्वल टू 1/12 ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ये 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिपॉजिट करा था 9600 तो यहां से काटोगे तो ये 800 आएगा, दैट मीन्स 800 विल बी योर इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न वो मैंने निकाल लिया, डिपॉजिट मैंने निकाल लिया, रेट अब आपसे पूछा तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I = P(n)+1 R/2400, तो इंटरेस्ट कितना है 800, प्रिंसिपल कितना है 400, टाइम कितना 24 × 25, रेट आपको नहीं पता, 2400 कर दो, 2 0 से 2 0 गया, 24 से 24 गया, ओके 800, 4 × 25 होता है 100, तो ये 2 0 से 2 0 काट दो, तो आर कितना आया 8% पर एनम, ये याद रखना, पर एनम आपको जरूर मेंशन करना है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन काफी हद तक बहुत नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले उन्होंने पूछा है, इसका होल स्क्वायर निकालो आप, तो इसका सिंपल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका बचेगा।
नेक्स्ट इन्होंने सेकंड, इसका ए पार्ट था, ये बी पार्ट भी बोला है कॉस थीटा, एक मिनट, ये कोजेक है, सॉरी कोजेक थीटा, तो ये बचेगा, एक सेकंड, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोजेक थीटा। अब चाहो तो आप इसको चेंज कर लो, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब ध्यान से रखना, जब ये आप आइडेंटिटीज नहीं लिखते हो तो इसके बदले वो -1 लिखते हैं, यानी इन आइडेंटिटी आप पूरे स्टेप सही करो, बट आपने आइडेंटिटीज नहीं लिखी तो इस पूरी आइडेंटिटीज की जगह वो -1 कर लेंगे। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको वो 3 देंगे चाहे आपने सारे स्टेप सही करे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा भी क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है, काट लेना। अब वो बोल रहे हैं यूजिंग द अबव रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट आपने निकाला, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, वो है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने जो एस के क्वेश्चंस कराए थे आपको उसमें क्वेश्चन दिख जाएगा अराउंड 27 या 30 के आसपास, आप चेक कर सकते हो। तो ये वाला एस की बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका क्या निकल गया, एलएचएस लिख लेना यहाँ पे। इसका क्या निकल गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 4 प्लस कोसेक को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटीज लिखनी है, इसका मतलब होता है 1 प्लस 4 1 प्लस 1, या चलो इन सबको पहले प्लस ही कर लो, कितना आया 6 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ ए बी सी ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, इसे कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ए बी सी जब कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है ए अपॉन बी, तो जिससे एंड हुआ वही ऊपर जाएगा। अगर ए बी सी डी होते तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखते। आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे इक्वल टू के रख लो। तो मैंने आपको बताया है बी अपॉन सी इक्वल टू के जब रखोगे तो ये ऊपर चला गया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, सी के। प्लीज बातों पे ध्यान रखो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो जिससे डिनोमिनेटर में लिख रहे हो वही चीज अगले के न्यूमरेटर में जाएगी, और एक एक करके कंपेयर करो, पहले इसको करो फिर अगले को करो, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल्स टू के, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी के। अब बी की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, उसे याद रख दो, सी के डॉट के, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है, सी के, ए की वैल्यू है सी के स्क्वायर। जिनको डायरेक्ट समझ में आता है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 7c स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन c। तो LHS ले लो। LHS में क्या करना होगा आपको, 3a की जगह क्या रखोगे, सी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 सी के स्क्वायर डॉट बी की जगह पे सी के प्लस 7 सी के का होल स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पे क्या आएगा, सी के का स्क्वायर प्लस 5 सी के डॉट सी प्लस 7 सी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 3 सी स्क्वायर के की पावर 4 प्लस 5 सी स्क्वायर के क्यूब, है ना, प्लस 7 सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 3 सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5 सी स्क्वायर के प्लस 7 सी स्क्वायर। न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखो तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन जा रहा है? क्यों के 3 के स्क्वायर बचेगा प्लस
यहाँ से आ जाएगा 5k बचेगा प्लस 7 बचेगा। नीचे ध्यान से देखो तो सी स्क्वायर कॉमन जाएगा बस, तो क्या बचेगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 7, ये कट गए, ये कट गए, क्या बचा k स्क्वायर। RHS पकड़ो, RHS क्या है a अपॉन सी, a की वैल्यू क्या है ck स्क्वायर अपॉन सी, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। इसके बाद हमारा एक सर्कल का क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं वो कैसे होगा। ए चलिए, इसके बाद सर्कल का एक क्वेश्चन है, आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो है ए बी, ठीक है। एक लाइन इन्होंने ऐसे निकाली है और उसे बोला है ये 90 डिग्री है, और ये है आपका डी पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन ऐसी बनाई है जो यहाँ जाके जुड़ रही है, इसे बोला है सी पॉइंट, और यहाँ पे कहीं ओ भी है, मतलब सेंटर भी है, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका y है, ये आपका z है, और ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन करा के ये दिया हुआ है 32 डिग्री और ये दिया है x। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इन ट्राइंगल AOC, AOA इक्वल्स टू OC, सो ट्राइंगल AOC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। पहले तो ये समझो, जहाँ मैंने सर्कल स्टार्ट कराया मैंने ये प्रॉपर्टीज बोली है, एक तो थ्योरम्स है, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बोली है, हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी जरूर यूज होगी कि दो चीज़ क्या होगी, जो ट्राइंगल सेंटर के साथ बनते हैं, कॉर्ड के साथ सेंटर में ज्वाइन होते हैं, वो हमेशा आइसोस्केलस ट्राइंगल होते हैं। तो ये दोनों साइड जब इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल OAC जो भी है वो हो जाएगा OCA, तो वो भी 32 हो गया। OAC याद लिख देता हूँ 32 डिग्री। अब यहाँ से देखो एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल COA या AOC इक्वल टू 180। यहाँ लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा x, ये x दे रखा है, तो 32 प्लस 32 64 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 64 जो कि आपका निकल के आएगा 116, ठीक है। अब ध्यान से देखो AC कॉर्ड से सेंटर पे x बना है, तो AC कॉर्ड से ही सरकमफ्रेंस में क्या बना है y। तो अब मैं ध्यान से हाफ एंगल वाला जो होता है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AOC का हाफ। यहाँ पे रीजन आप लिखेंगे एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड, नहीं उल्टा लिखो, एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड, बाय द सेम कॉर्ड। क्योंकि जब आप सर्कमफ्रेंस का एंगल निकालो तो आप सर्कमफ्रेंस के रेफरेंस में लिखोगे, जब आप सेंटर का एंगल निकालो तो आप सेंटर के रेफरेंस में लिखोगे। तो एंगल ABC क्या होगा, वो 116 का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया 58 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये आ गया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन था, तो Z नहीं निकाल पाओगे। एंगल CDB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। DBC y है जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये y था 58 डिग्री। DBC की वैल्यू बोलो तो नहीं, DBC तो y है 58, CDB ये तो 90 है, और इसकी वैल्यू है Z, तो इन दोनों को ऐड करो 180 कितना आएगा 8148, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फिर 32 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड है ओजाइव, वो मैंने आप लोगों को ओजाइव वाली वीडियो में क्लियर कर दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप उसे भी देख सकते हो कि ओजाइव कैसे बनेगा, ठीक है। होपफुली सेक्शन ए आपको समझ में आएगा। कल हम लोग वीडियो लेके आएंगे सेक्शन बी की, तो आपको सेक्शन बी भी कंप्लीट करेंगे, एंड देन इसके बाद कंप्यूटर और केमिस्ट्री की बहुत जल्दी आप लोगों को वो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आपको बोर्ड की मार्किंग स्कीम मिलेगी। मैं मैथ्स की डालूंगा पहले, इसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, एंड देन फिर कंप्यूटर्स।
तो आप लोगों को पता चलेगा। बाकी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा, तो जिससे आपको बाकी सब भी बाकी स्कीम मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर उनको गो थ्रू होना, आपको पता चलेगा आप गलतियाँ क्या करते हो। उसमें एनालिसिस भी दे रखा है कि बच्चों ने क्या गलती करी है 2023 के पेपर में। तो आप उस पेपर को रखो, खुद से सॉल्व करो, देखो क्या वही गलती आप भी रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।